गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज कान की क्रियाविधि को पढ़ने वाले हैं। पहले कान की संरचना को पढ़ेंगे, फिर कान में किस तरह से हमें आवाज़ सुनाई देता है, कैसे आवाज़ का जजमेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले आपके सामने पूरी जो कान है उसकी संरचना एक साथ है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे शुरुआती बाह्य हिस्सा है, बाह्य कर्ण, जिसको एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। बीच वाला हिस्सा है जिसको मिडल ईयर कहा जाता है, और फिर इंटरनल वाला हिस्सा है, लास्ट वाला। यानी कान के तीन पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट को भी एक साथ यहाँ पर तस्वीर में है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। यानी कान की संरचना भी बहुत जटिल होती है, इसमें भी तीन पार्ट में बांट कर इसको पढ़ा जाता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटर्नल वाले में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिडिल वाले में कौन से आते हैं और इंटरनल वाले में कौन से आते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले एक्सटर्नल ईयर वाले में देखते हैं। बाह्य कर्ण के भी दो भाग होते हैं। एक होता है कर्णपाली, इसको पिन्ना कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है। इसको देखिए, पहला वाला एक्सटर्नल ईयर जो बाहर सबका निकला हुआ है, इसको पिन्ना कहते हैं। और दूसरा होता है जो ये छिद्र है, जिसमें हम लोग ये वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, और कान में ऐसी खुजली होती है तो डालते रहते हैं, रुई वाला। तो जहां तक जाता है वो कहते हैं ना कान का पर्दा। तो कान का पर्दा तक, उससे पहले तक का हिस्सा बाहर बाह्य में आता है, एक्सटर्नल ईयर में आता है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर का जो दो पार्ट है, एक तो ये वाला जो बाहर निकला हुआ है, दूसरा जो अंदर वाला पार्ट है, जो कि आपको पर्दा से और बाहर वाले हिस्से से मिला हुआ है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं। मीटस यानी कि ये गड्ढा वाला हिस्सा, ये अंदर वाला, ये दूसरा पार्ट है। ये कौन कौन सा, तो ये नहीं हुआ, ये बात इसको कहते हैं, हाँ ये बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। कुहर मतलब गुफा जो होता है। अब बाहर वाला जो हमारा कान है, उस बाहर वाले कान में क्या क्या है उसको पहले देखते हैं। इसको हेलिक्स कहते हैं। ये वो पूरा पार्ट है, इसको हेलिक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो ये गड्ढा वाला हिस्सा होता है, इसको फोसा कहते हैं, ट्रायंगुला फोसा, ट्रायंगुला फोसा। और इसे में सब लोग देख लीजिए, ऐसे ही संरचना है ना, कुछ गलत तो नहीं है। एंथेलिक्स कहते हैं, जो उभरा हुआ बीच में जो हिस्सा होता है उसको एंथेलिक्स कहते हैं। जो अर्धवृत्ताकार उभार होता है, एंथेलिक्स कहते हैं। फिर ये जो अंदर गड्ढा होता है, ये वाला गड्ढा, इसको पोंचा कहते हैं, गहरा गड्ढा को पोंचा कहते हैं। और बाहर जो इस तरफ ये छोटा सा कान निकला हुआ है, ये इसको ट्रैगस कहते हैं। ट्रैगस, छोटा वाला हिस्सा जो निकला हुआ है, ट्रैगस कहते हैं। और नीचे जिसमें बाली बाली पहनते हैं उसको लोब्यूल कहते हैं। नीचे लटका हुआ हिस्सा उसको लोब्यूल कहते हैं। तो मोटा मोटा ये इसमें होता है बाह्य कान में हमारा। और इसके बाद बाह्य में जो दूसरा पार्ट होता है, जो हमने कहा बाह्य कर्णकुहर होता है, जो कि अंदर जो पर्दा है, पर्दा से ठीक पहले वाला हिस्सा जो अंदर का है, उसी को कहा जाता है मीटस, ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहा जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया ऑरिकल और पिन्ना के बारे में, कंप्लीट बाह्य कर्ण के बारे में। कान का वह हिस्सा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है, कान का वह हिस्सा है जो बाहर से ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का हिस्सा होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसी को कहते हैं, इसको कान का पर्दा हम लोग कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। वो बाह्य कर्ण कुहर भी कहलाता है, गुफा भी है वो। और उसके ठीक बाद यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ठीक बाद मध्य कर्ण शुरू हो जाता है। मध्य कर्ण मतलब मिडल वाला जो ईयर का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। कर्ण कुहर जो ये हमारा है, उसी में बहुत सारी सिबेसियस और सेरियोमिनस ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स। सिबेसियस ग्लैंड की वजह से ही हमें कान में जो है कोई अगर गंदगी धूल वगैरह जाता है, तो उसमें सीबम उससे रिश्ता रहता है, स्रावित होता रहता है, और सीबम में धूल कण मिल जाता है और गंदगी बैठ जाता है, यानी कि कान की रक्षा करता है। सिबेसियस ग्लैंड और सेरियोमिनस ग्लैंड हमारे कान की रक्षा करता है। कैसे? तो वो करता है, तैलीय वायली पदार्थ निकलता है जिसको सीबम कहते हैं, उस सीबम से हमारी रक्षा करता है। उस सीबम में जाकर के चीजें फंस जाती हैं। साथ ही छोटे छोटे उभार भी होते हैं बालों के, तो उसमें फंस जाता है। और ये जो सेरियोमिनस ग्रंथियां हैं,
वो वैक्स स्रावित करता है। वैक्स एक तो सीबम स्रावित करता है, एक वैक्स स्रावित करता है। इसको अलग अलग भी हो सकता है, कई बार पूछ दे। सिबेशियम वाले से सीबम, सीबम ये तो याद रहेगा। दूसरी जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसको सेल्यूमिनस ग्लैंड कहा जाता है, उससे वैक्स निकलता है। वैक्स की हम लोग सफाई कई बार करते हैं। और अंदर रोम, रोम भी होता है, उस रोम में ये फंसा रहता है, तो बाहर से कोई चीज गया तो उसकी रक्षा करता है। उसके ठीक बाद हमारा होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम होता है, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। ये बाह्य कर्ण का ही हिस्सा होता है, यानी कान का पर्दा जो है वो भी बाह्य कर्ण का ही हिस्सा है। ईयर ड्रम भी। ईयर ड्रम के बाद का हिस्सा जो है वो मिडिल ईयर में आएगा। और बाहरी कान और कर्ण कुहर ये दोनों ध्वनियों को एकत्रित करता है, इसका काम है कलेक्ट करना। साउंड को कलेक्ट करता है और फिर उसको भीतर भेजता है। कैसे भेजता है? तो ईयर ड्रम पर प्रेशर आता है। ईयर ड्रम पर प्रेशर आता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है तो उसके बाद जो अंदर तीन अस्थियां होती हैं, वो तीनों अस्थियों में कंपन शुरू हो जाता है। उसको आगे देखते हैं। तीनों अस्थियों में कंपन शुरू हो जाता है। तीनों अस्थि मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं, जो हम लोग उसको याद करते हैं MIS करके। MIS से याद करते हैं। ये बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण के बीच का छोटा हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत कर्णपटही गुहा, टिम्पेनिक कैविटी आता है, और ऑडिटरी ऑसिकल आता है। ऑडिटरी ऑसिकल में MIS आता है। MIS जो तीन हमारे बोन होते हैं उसकी चर्चा होती है। यहाँ एक कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लीजिए। टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और एक टिम्पेनिक कैविटी है, दो चीजें हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहा जाता है, कान का पर्दा कहा जाता है। उसके बाद वाले हिस्से को टिम्पेनिक कैविटी कहा जाता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टिम्पेनिक कैविटी क्या बाह्य कान का ही हिस्सा है? नहीं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो बाह्य कान का हिस्सा है, लेकिन टिम्पेनिक कैविटी जो है वो मिडल वाले यानी मध्य कर्ण का हिस्सा है। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। टिम्पेनिक कैविटी मध्य कर्ण का हिस्सा है, इसको ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, टिम्पेनिक कैविटी में पहले हम लोग जाते हैं। ये खाली स्थान होता है, इसमें चार दीवार, छत और फर्श होता है। यानी खाली स्थान है तो छत भी होगा, दीवारें भी होंगी, वॉल भी होंगी, नीचे फर्श भी होगा। और इन सब पर म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ा होता है। अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ा होता है। और टिम्पेनिक कैविटी का एक नली जो है वो नासाग्रसन यानी नेसोफेरिंक्स से मिला होता है। तस्वीर में हम लोग अभी देखेंगे इसको। यानी इसी का जो टिम्पेनिक कैविटी है, इससे एक नली निकल करके नेसोफेरिंक्स में हमारा मिला हुआ, नेसोफेरिंक्स। इसीलिए होता क्या है, जब गले में आपका इन्फेक्शन होता है तो कान तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, कान में दर्द होने लगता है। खास करके छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। छोटे बच्चों में जब सर्दी जुकाम होता है तो इसी की वजह से ये जो टिम्पेनिक कैविटी से एक नली निकली हुई जो कि नेसोफेरिंक्स से जुड़ती है, तो नेसोफेरिंक्स यानी नासा ग्रसनी के पास जैसे इन्फेक्शन होता है सर्दी जुकाम की वजह से, उस नली से प्रभावित हो जाती है कान भी हमारी। तो कान का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है? सबसे पहले टिम्पेनिक कैविटी प्रभावित हो रहा है। कई बार बच्चों में तो सूजन हो जाता है, कई बार कान बहने भी लगता है, यहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है। कई बार कान पूरा फूल जाता है, सूजन आ जाता है। बच्चों में ये खास करके ज्यादा होता है। फिर उसके बाद अगला जो होता है, अगला पार्ट क्या है मध्य कर्ण का? ऑडिटरी ऑसिकल्स है। ऑडिटरी ऑसिकल्स में तीन अस्थियां होती हैं, बहुत इसको पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तीन अस्थियां जिसको कि हम लोग निमोनिक याद करते हैं, MIS करते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, MIS। इसको याद रखिए, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तीनों अस्थि एक दूसरे से जुड़ी होती है। तस्वीर में भी देखेंगे, तीनों अस्थि एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक बोन का एक छोर दूसरे बोन के शुरुआती छोर से जुड़ा होता है। पहले अस्थि यानी मेलियस का सिरा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम से जुड़ा होता है। पहले पहला वाला ये मेलियस है, तो ये तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ही जुड़ा होगा, वहां कंपन होगी तो मेलियस में कंपन होगी। मेलियस की कंपन इनकस में पहुंचने वाला है, फिर इनकस से कंपन होकर के स्टेपीज में पहुंचने वाला है, फिर ये इंटरनल अंतःकर्ण में पहुंचता है।
याद करने का तरीका MIS हुआ। अब इसी से आगे हम लोग देखते हैं मध्य कर्ण को। पहले एक बार देखे थे तीनों हड्डियों को, देखिए। एक तो ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम हमारा बाह्य कर्ण का हिस्सा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ देखिए मेलियस, इसमें कंपन होगी मेलियस में। फिर यहाँ देखिए मेलियस जुड़ा हुआ है इनकस से, इनकस जुड़ा हुआ फिर स्टेपिस से। अब इसमें देखिए किस तरीके से होता है, ये देखिए साउंड पहुंच रहा है, ये साउंड गया और ये साउंड का वाइब्रेशन यहाँ आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से देखिए किस तरह से MIS जुड़ा हुआ है, मेलियस इनकस और स्टेपिस जुड़ा हुआ है। और ये तीनों हड्डी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे चोट मार रहा है। तो चोट कहाँ पर मार रहा है, इसको यहाँ देखिए, चोट मार रहा है इस जगह पर, ये है अंतःकरण का हिस्सा। अंतःकरण पे वो जैसे हथौड़ी की तरह चोट मारता है, तो चोट मार रहा है। फिर से देखिए, ये हिल रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उससे मेलियस हिल रहा है, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपिस, स्टेपिस से फिर अंतःकरण पे वो जा करके उसका मैसेज छोड़ देता है। अंतःकरण फिर उसको आगे बात को बढ़ाएगा ब्रेन के पास में, ब्रेन को भेजता है। अब हम लोग आते हैं इनर ईयर में। अंतःकरण में दो काम होता है। क्या काम होता है, एक तो संतुलन बनाने का काम होता है, एक सुनने में मदद करने का। एक ये चीज बिल्कुल डिफरेंट ही आया हुआ है, लेकिन है हमारे उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, कान में है ये। कान सुनने के लिए है, लेकिन ये बैलेंस, संतुलन, शरीर को बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंस निभाता है तो आखिर ब्रेन के अंदर ही ना, मतलब सिर में ही है। तो संतुलन वाला एक कार्य होता है अंतःकरण का, दूसरा कार्य सुनने में मदद करने का। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है संतुलन वाले से, थोड़ा सा अलग सा है। अंतःकरण की बनावट भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, शंख जैसा होगा। अंतःकरण को लेबिरिंथ भी कहते हैं। तो लेबिरिंथ में हड्डी भी है, मेम्ब्रेन भी है। तो हड्डी और मेम्ब्रेन को मिला करके इसकी संरचना पूरी होती है। तो अस्थिल लेबिरिंथ कहा जाता है और कलामय यानी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है दोनों को। तो कई संरचनाएं उनकी होती है। और कलामय लेबिरिंथ अस्थिल लेबिरिंथ के भीतर स्थित होते थे, एक दूसरे पर होते हैं, इसलिए दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है। बहरहाल ये तो उसके अंदर की संरचना हुई। इसके देखते हैं दो पार्ट होते हैं भीतरी कान के। अंतःकरण के दो पार्ट होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेस्टिब्युलर सिस्टम होता है, दूसरा होता है कोक्लिया। वेस्टिब्युलर सिस्टम और कोक्लिया होता है। वेस्टिब्युलर सिस्टम में संतुलन बनाए रखने का काम होता है, संतुलन बनाए रखने का काम वेस्टिब्युलर सिस्टम में होता है। और कोक्लिया में सुनने की क्षमता के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे कैसे होता है ये देखिए, वेस्टिब्युलर सिस्टम का पहले देखते हैं, फिर तस्वीर में भी देखते हैं। आंतरिक कान की वो संरचना है जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, वे वेस्टिबुलर सिस्टम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होते हैं, नलिकाएं भी दिखाऊंगा कैसे तीन अर्धवृत्ताकार होती है। और दो और अंग होते हैं इसमें, सैक्यूल और यूट्रिकल हुई होते हैं। यानी तीन अर्धवृत्ताकार नली तो होती ही है, उसके अलावा सैक्यूल और यूट्रिकल भी होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम में। तीनों जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं उसमें एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ नाम का द्रव्य भरा होता है। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ नाम का द्रव्य भरा होता है। और फिर कहा गया है कि इसमें जो हम लोगों ने ऊपर देखा सेक्यूल और यूट्रिकल, तो उसी में दो छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है जिसको सेक्यूल और यूट्रिकल कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, क्रिस्टल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ऑटोकोनिया कहा जाता है। तो शरीर में जो हलचल होती है उसको महसूस करती है वो, कि कहीं हलचल हो रही, गिर रहे हैं या झुक रहे हैं, आगे पीछे की गति को वो महसूस करके उसके लिए जिम्मेदार होती है। पहले इसको हम लोग टेक्स्ट में ही देख लेते हैं, फिर तस्वीर पर आएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉकलिया में। कॉकलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनने के लिए जिम्मेदार हो गया। ये घोंघे की आकृति का बना होता है, सुनने में आपकी मदद करता है। इसमें भी लिक्विड भरा होता है, जो घोंघे की आकृति का होता है ना, ये पाइप होता है बेसिकली, और उसमें लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड ही वहां से जब स्टेपीज उससे टकराती है और उसको मैसेज देती है ध्वनि के बारे में, तो उससे उस लिक्विड की वजह से उसमें भी तरंग उत्पन्न होती है और वो प्रतिक्रिया होती है उसमें। और फिर ये तीन नलिकाओं में विभाजित होती है। फिर ये वहां से ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है, ब्रेन के अंदर फिर मैसेज जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल नुमा कोशिकाएं होती हैं, उसी के अंदर, किसके अंदर होती हैं, तो कॉकलिया के अंदर होती हैं।
और तरल पदार्थ में गति जो होती है उस गति से वो सक्रिय हो जाती है, क्योंकि वो जो बाल होते हैं उस लिक्विड में जो बाल होते हैं उसके सिर पर एक अलग चीज लगा होता है। क्या लगा होता है? स्टीरियोसीलिया लगा होता है। स्टीरियोसीलिया सब पे लगा होता है। और ये पानी में है, ये बाल, उस बाल पे स्टीरियोसीलिया लगा हुआ है। अब यहाँ पर किसी ने इस पानी में जो है कंपन उत्पन्न कर दिया, स्टेपीज ने मारा हथौड़ा से, पानी हिलने लगा तो ये भी आपस में हिलने लगा। ये हिलने लगा, सक्रिय हुआ, तो स्टेपीज हिलने से कोक्लिया हिला, स्टीरियोसीलिया हिला, तो उससे विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। तो विद्युत संकेत जो उत्पन्न होता है तो वहां पर नर्व्स होते हैं। नर्व्स उस संकेत को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और फिर मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके कहता है कि ये साउंड कौन सी चीज की है, तो ये हमें पता चल जाता है। अब इसको जरा हम लोग संरचना में देखने की कोशिश करते हैं। संरचना में देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, पहले तो आंतरिक कान की संरचना है। आंतरिक कान की संरचना में देखिए, ये यूट्रिकल है, थैलीनुमा, ये सैक्यूल है। ये दो तो, ये हमने कहा था दो ऐसी चीजें हैं जो खाली स्थान होता है। और तीन जो हमने कहा था, तीन अर्धनलिकाएं होती हैं, वो तीन अर्धनलिकाएं हैं। कौन सी? एक है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये तीन अर्धनलिकाएं होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल इसको कहते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है? तीन, 1, 2 और 3। इसमें लिक्विड भरा होता है। इसमें क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। और ये इसका कौन सी सिस्टम का पार्ट होता है? ये कौन सी सिस्टम का पार्ट होता है बताइए? होती है वेस्टिब्यूलर सिस्टम का पार्ट होती है वो। तो वेस्टिब्यूलर सिस्टम में ये चीजें आगे आपका यहाँ से पूरा ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम का ये हिस्सा हो गया। और वेस्टिबुलर सिस्टम जो है, ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, इसका काम क्या होता है? शरीर को बैलेंस के लिए इसका काम होता है। इसमें लिक्विड में अगर कोई कमी आ गई, तीनों जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके लिक्विड में कोई कमी आ गई अगर, तो क्या होगा? हम झुकने लगते हैं, कहीं हमें चक्कर आने लगता है। उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब ये जुड़ा होता है यहाँ पर देखिए, सेक्यूल, सेक्यूल से जुड़ा हुआ है आगे ये कॉक्लिया। कॉकलिया जुड़ा, कॉकलिया में भी द्रव्य भरा हुआ है, इस कॉकलिया में भी द्रव्य भरा भरा हुआ है। कॉकलिया में जो द्रव्य भरा हुआ है, इसमें हमने कहा था इसमें बाल होते हैं। इसमें बाल होते हैं। उस बाल पे भी एक खास संरचना होती है, उस बाल पर भी खास संरचना होती है। और जब इसको स्टेपीज इसको धक्का मारता है तो इसमें, फिर किन्हीं का ऑडियो खुला हुआ है, भारती जी बंद कर लीजिए ऑडियो प्लीज। तो इसमें जो हलचल होती है उससे ये बाल हिलते हैं, और ये ऊपर जो ये इस बाल पे स्पेशल संरचना लगा हुआ है वो भी हिलता है और एक विद्युत तरंग पैदा करता है। बाल पे जो वो लगा हुआ है संरचना, उसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। और वो फिर ऑडिटरी नर्व्स को संकेत देता है, ऑडिटरी नर्व्स फिर ब्रेन को संकेत देता है, फिर हमें पता चलता है कि कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है। सेक्यूलिट्रियस भी इसमें है। तीन अर्धवृत्त का वृत्ताकार नलिया है, उसमें तरल पदार्थ है, जो असंतुलन होने पर उसमें समस्या होती है, तो वर्टिगो की समस्या होती है। इसी को मेनियर डिजीज भी कहा जाता है, मेनियर डिजीज। और कोक्लिया देखा, कोक्लिया में क्या होता है? स्टेपीज से कंपन होता है, स्टेपीज उस पर थोड़ी तरह चोट करता है कोक्लिया में, तो उसकी संरचना में गड़बड़ होती है, यानी उसमें पानी गिरता है। अब इसको फिर से देखिए, यहाँ इस तस्वीर में देखो, यहाँ पर हमने मध्य कर्ण यानी बाहर में सिर्फ ईयर ड्रम को लिया हुआ है। ईयर ड्रम में आया तो इसमें हलचल हुई, तो ईयर ड्रम ने हिलाया किसको? मेलियस को हिलाया। मेलियस ने किसको हिलाया? इनकस को हिलाया, क्योंकि मेलियस मिला हुआ इनकस से। इनकस ने किसको हिलाया? स्टेपीज को हिलाया। स्टेपीज ने किसको हिलाया? कॉकलिया को हिलाया। कॉकलिया को हिला दिया इसने। कॉकलिया को हिलाया तो कॉकलिया में आपके रोम है, उस रोम को हिला, तो यहाँ से हमने देख लिया। अब ये देखिए, यहाँ पे दो नर्व्स की बात हो रही है। वेस्टिब्यूलर नर्व्स है जो वेस्टिब्यूलर वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ कॉक्लियर नर्व्स है जो कॉक्लिया से जुड़ा हुआ है। तो कॉक्लियर नर्व से ये मैसेज ब्रेन को पहुंचता है। और हमने ये देखा था कॉक्लिया में भी इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ भरा होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं ये ध्यान रखिएगा, तीन संख्या में होते हैं, 1, 2 और 3 संख्या में कितने होते हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल? ये भी तीन होते हैं। इसमें भी फ्लूइड भरा होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है। तो उसमें इम्बैलेंस हो गया तो हमें वर्टिगो की समस्या आने लगती है।
अब इसमें फिर से इस तस्वीर को देखिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहला सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल ये हो गया। और इसमें इंडोलिम पेरिलिम भरा हुआ है कॉकलिया में। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पहले हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसको संरचना में देखा। श्रवण अंगों का क्रम अब देखते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाम दे दिया, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अभी हम लोगों ने तीनों पढ़ा, तो हमने देखा ऑरिकल सबसे पहले होता है, जिसको पिन्ना भी कहते हैं, हो सकता है पिन्ना भी दे दे। जो बाहर दिखने वाला हिस्सा है ये ऑरिकल है, यही पिन्ना है। फिर ईयर कैनाल होता है, कर्ण नलिका होती है ईयर कैनाल। फिर कर्ण पटल होता है, जिसको ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं, उसके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये सीक्वेंस में आया ऑरिकल, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर मिडल ईयर में हम लोग आएंगे तो देखिए टिम्पैनिक कैविटी आएगा, यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद टिम्पैनिक कैविटी आएगा। फिर ऑसिकल्स आएंगे, ऑसिकल्स में हो सकता है आपको हड्डी का नाम देकर के कंफ्यूज करें। ऑसिकल्स में की जगह मेलियस इंटस स्टेपीज का सीक्वेंस चेंज करके आपको दे देते हैं, एमआईएस वाला ध्यान रखें। फिर उसके बाद वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, और वेस्टिबुलर सिस्टम के बाद कॉकलिया होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम के बाद कॉकलिया होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम तो हम लोगों ने देखा था ऊपर, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं तीन, थैलीनुमा संरचना में इसमें होती है दो, यूट्रिकल और सेक्यूल। अगर यूट्रिकल सेक्यूल दे दे तो पहले वेस्टिबुलर सिस्टम में अर्धवृत्ताकार नलियां आएंगी, सेमी सर्कुलर कैनाल आएगा, उसके बाद यूट्रिकल और सेल्यूकल आएगा, सेक्यूल सॉरी, यूट्रिकल और सेक्यूल आएगा, उसके बाद कॉकलिया आएगा, उसके बाद क्या आएगा कॉकलिया। और कॉकलिया के बाद फिर जो है आप कह सकते हैं कि नर्वस, उसमें नर्व्स में जो है वहां से मैसेज जा रहा है। अब तीनों को एक साथ देखिए कंप्लीट। ऑरिकल ऑफ पिन्ना हो गया, ये यहाँ तक का हिस्सा, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का हिस्सा ये हो गया आपका बाह्य कर्ण। और ये टिम्पैनिक कैविटी से लेकर के आपका ये स्टेपीज जो हड्डी है ये वाली, यहाँ तक हो गया आपका मध्य कर्ण। और स्टेपीज हड्डी के बाद इंटरनल आपका ईयर आ जाता है, जिसमें वेस्टिबुलर सिस्टम ये हो गया और ये कॉकलिया हो गया आपका, वेस्टिबुलर सिस्टम और कॉकलिया। ये सीक्वेंस क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब जब हम लोग पीवाईक्यू में आपने किया होगा, उसमें आया होगा, जब पीवाईक्यू हम लोग फिर से व्याख्या के तौर पर करेंगे दोबारा से क्लास में, तो उसमें आ जाएगा। कान में कौन कौन सी नर्व्स जुड़ी हुई, क्रेनियल नर्व्स, ये एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तो ये ध्यान रखिएगा। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स जुड़ा होता है, वही सुनने और संतुलन के लिए दोनों इसके इस्तेमाल में आता है। ये 8वें नंबर का है, 8वें नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तक तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा, तीसरे में ऊपर से पहला दूसरा और तीसरे में कौन कौन सा जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, कौन कौन किसमें इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ, ये आपको याद होना चाहिए टिप पर। ये 8वीं क्रेनियल नर्व है, कपालीय तंत्रिका है, जो हमारे कान से संबंधित है, ये सेंसरी वाला है, सुनना और संतुलन से। ये तंत्रिका भी हम लोगों ने पढ़ा है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कौन, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, दो शाखाओं में विभाजित होती है, एक वेस्टिब्यूल में एक कॉक्लिया में जाती है। ऊपर हम लोगों ने देखा हुआ था वेस्टिब्यूल नर्व, और दूसरा था कॉक्लिया नर्व। वेस्टिब्यूल नर्व जो है वो उद्दीपन मिलने पर ये अनुमस्तिष्क में इसको भेजती है, संतुलन के लिए जिम्मेदार है, यानी सेरिबेलम में, सेरिबेलम में ये यहाँ से मैसेज भेजता है। और कॉक्लिया वाला जो है ये सेरिबेलम में ना भेज करके ये सेरिब्रम में भेजता है, सेरिब्रम के भी टेम्पोरल लोब में भेजता है, और उसी में हियरिंग सेंटर होता है, वहां ध्वनि का विश्लेषण होता है और हमें ध्वनि का ज्ञान होता है। तो एक ही जो आपके 8वें नंबर की ये तंत्रिका है, दो पार्ट में बट रही है। इसको ऊपर हम लोगों ने तस्वीर में देखा था, यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, ये एक ही नर्व है, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। यही दो पार्ट में बट गया है, कॉक्लियर नर्व्स में और वेस्टिब्यूलर नर्व में। ये कहाँ पर गया, सेरिबेलम में इस मैसेज को लेकर गया, ये बैलेंस वाले संतुलन वाले मैसेज। और ये कहाँ गया, सेरिब्रम में गया, कहाँ पर, हियरिंग वाले उसमें सेंटर में, हियरिंग सेंटर में पहुंचा। ये दो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ध्यान रखिएगा, अलग अलग, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग
फिजियोलॉजी तो अब तक देख ही चुके हैं, उसी में बीच बीच में बात हो ही गई, फिर से एक बार देखते हैं फिजियोलॉजी को। वायु में ध्वनि की गति करीब 332 मीटर प्रति सेकंड होती, करीब होती, क्योंकि वायु की गति ध्वनि में, वाटर में, सब में अलग अलग होती है। तो वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई आवाज तभी सुनाई देती है जब वो हवा में तरंग पैदा करती है। तरंग पैदा करने, बहुत धीरे से कोई बोलता है तो हवा में तरंग पैदा नहीं होता तो हमें सुनाई नहीं देता है। दूर खड़ा कोई आदमी धीरे धीरे बोलता है, हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मेरे और उनके बीच में जो एयर है, उस एयर में कोई हलचल नहीं हुई। तो उसका साउंड इतनी गति का होना चाहिए कि एयर में हलचल हो, हलचल होगा तो कान पे वो आएगा। फिर ये तरंगे कान से टकराती हैं, कान से टकराती हैं तो बाहर वाला जो मैसेज है वो अंदर पहुंचेगा, पहले मिडल में पहुंचेगा। पहले तो बाहर में ईयर ड्रम में होगा, ईयर ड्रम में कंपन होकर के एमआईएस में, मेलियस इंकस और स्टेपिस से होकर के तीनों हड्डियां हिलेंगी, और फिर वो कॉकलिया में उसको ड्रम की तरह बजाता है, कॉकलिया में हिलाता है। और कॉकलिया में जो लिक्विड है, वो लिक्विड में तंत्रिका संकेत वहां पर प्राप्त होता है, वहां जो नर्व्स है वो उसको सेरिब्रम में पहुंचाता है, और सेरिब्रम में हियरिंग सेंटर में पहुंचाता है, और फिर हम चीजों को सुन पाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ था जून 25 का, ये क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का नहीं है, जून 25 का क्वेश्चन है। जून 25 में पूछा गया, श्रवण की प्रक्रिया में श्रवण अंगों का क्रम क्या है? अब देखिए बहुत आसानी से उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। कॉकलिया है, फोर्थ ऑप्शन सर। अरे बाप रे, इतना फास्ट आप लोग, देखिए कितनी अच्छी बात। कॉकलिया से निकल गया ना लास्ट का ना। जी सर, कॉकलिया लास्ट में आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा, ओक्लियर पहले आ जाएगा। कॉकलिया से नहीं, लेकिन देखिए कभी शॉर्टकट मत मारिए, कम से कम क्लास में शॉर्टकट में मत जाइए, क्लास में पूरा देखिए, नहीं तो वहां मामला है कि कुछ उल्टा घुमा के दे दिया, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, वैसे आपका आंसर सही है सभी लोगों का। कॉकलिया से आपने निकाला सबसे लास्ट में, एग्जाम में तो ऐसे निकल जाए तो बढ़िया है। सबसे पहले क्या होगा? ऑरिकल होगा, बाहर वाला जो काम है ऑरिकल वाला हिस्सा है। ऑरिकल के वाला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिया हुआ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम जो है। ईयर ड्रम के बाद ऑसिकल आया हुआ है। ऑसिकल, ऑसिकल क्या है? ऑसिकल क्या है बताएंगे कोई? ऑसिकल क्या है? MIS हाँ, MI, ऑसिकल इज इक्वल टू MIS। ठीक है, तो मध्य कर्ण वाला हो गया। फिर उसके बाद वेस्टिब्यूलर वाला सिस्टम हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, वेस्टिब्यूल से जुड़ा हुआ आपका कॉकलिया हो गया। वेस्टिब्यूल और कॉकलिया सबसे अंतःकरण का पार्ट है। ठीक है, बढ़िया, चौथा उत्तर इसका सही है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तीन हम लोगों ने देख लिया, चौथा आते हैं जिह्वा पर। सबको स्वाद लग रहा है अभी, तो स्वाद हम लोग देखते हैं एक बार जरा। मुख्य कार्य किसी वस्तु को चख करके उसके स्वाद का पता लगाना मुख्य कार्य है, लेकिन और भी कार्य है। और भी कार्य जैसे कि मेस्टिकेशन होता है, चबाने में, स्वेलिंग में भी जिह्वा की जरूरत होती है। बोलने में अगर जिह्वा काट दे तो बोल ही नहीं पाएंगे। फिल्मों में देखते हैं ना, पहले किसी ने कोई घटना ऐसी देख ली मर्डर करते हुए, कहा इसका जीव ही काट दो, बोल ही नहीं पाएगा। कहा नहीं बोल पाएगा तो लिख के बता देगा। तो पहले जमाने में कम पढ़े लिखे होते थे, कहा नौकर है तो जीव काट दो, तो लिख के बता ही नहीं पाएगा, तो वो जो है मर्डर को नहीं बता पाएगा। तो ऐसा होता है, क्यों? तो बोलने में मदद करता है ये। जीवा पर स्वाद के रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर से ही ब्रेन को खास स्वाद का अनुभव होता है। जीवा ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, और उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ा होता है। और जीवा के भी तीन पार्ट होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अग्रभाग हो गया टिप, टिप हो गया ये, और काय हो गया बीच वाला हिस्सा, बॉडी हो गया, फिर आधार हो गया बेस और रूट, इसको कहते हैं। जीवा का बेस और रूट तीसरा है। जीवा का आधार हाइड बोन से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे जीवा का रूट किससे जुड़ा होता है, किस बोन से, हाइड बोन से जुड़ा होता है। वहीं इसका टिप और बॉडी स्वतंत्र होता है, किसी बोन से नहीं जुड़ा होता है, इस हाइड बोन से उसका बेस जुड़ा होता है बस। जीवा की ऊपरी सतह को डोर्सम कहते हैं, ऊपर वाला ये सतह जिसमें वो करते हैं, टंग ब्रश करते हैं, उसको डोर्सम कहते हैं। और जीवा की जो निचली सतह होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसमें कई परतें लगी होती है, ऐसे देखेंगे ग्रीन ग्रीन सी नसें दिखाई देती हैं। ठीक है, उसको फेनुलम भी कहते हैं, उसमें जीवा बंद होता है, ये बंद है जीवा बंद भी, फेनुलम भी उसको कहते हैं। जनरली सामान्य आदमी का जो पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी जीवा का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है, यानी पेट वेट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है,
पेट खराब होने शुरू होता है, जीवा का रंग भी बदल जाता है। पहले वैद्य जी कहते थे, अभी भी डॉक्टर कहते हैं जीव दिखाओ, वैद्य जी भी कहते थे जीवा दिखाओ, ऐसे जीवा का रंग देखते थे तो पता लगाते अच्छा क्या समस्या है इसकी। ऊपर जीवा क्या होती है, मखमली होती है, मखमली होती है जीवा, जिस पर बहुत से उभार होते हैं, उसी को, उन उभारों को पैपिली कहा जाता है, पैपिली, अंकुरक होते हैं। और उस पैपिली के अंदर टेस्ट बड होता है, एक पैपिली है तो उसके अंदर कई टेस्ट बड होंगे, फिर एक पैपिली है उसके अंदर कई टेस्ट बड होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इंसान में सामान्यतः टोटल टेस्ट बर्ड्स का 10,000 के आसपास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और पैपिली जो होता है कई टेस्ट बर्ड्स का जो है कह सकते हैं गुच्छा है वो। तो पैपिली में कैपिलरीज होता है, यानी रक्त केशिकाएं होता है, उसका जाल फैला होता है। रक्त केशिकाएं नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगा, रक्त केशिकाओं का होना बहुत जरूरी है। और पैपिली के भी प्रकार होते हैं, पैपिली के भी 3 प्रकार बताया गया है, देख लेते हैं पैपिली के प्रकार, अंकुरक या पैपिली का प्रकार। पैपिली का पहला प्रकार है सर्कमवेलेट पैपिली, दूसरा है फंजिफॉर्म पैपिली और तीसरा है फिलीफॉर्म पैपिली। 3 पैपिली होता है। ये पहला वाला सर्कमवेलेट पैपिली है, ये वी आकार का होता है, बड़ा होता है साइज में, और ये पीछे की साइड जीवा के पीछे होता है, अभी तस्वीर भी देखेंगे। दूसरा जो फंजिफॉर्म पैपिली है, ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीवा के अग्रभाग और किनारों पर ये फैली होती हैं। और फिलीफॉर्म पैपिली होती है, जीवा के 2/3 भाग पर होती है। इसमें स्वाद टेस्ट बड्स बहुत कम होते हैं, इसमें इसमें बहुत कम होते हैं, तो इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है, चलता है कहाँ, जीवा पर चावल आया, दाल आया, सब आया हुआ है। देखिए ये हो गया फिलीफॉर्म पैपिली, फंजिफॉर्म पैपिली, सर्कम वेलेट पैपिली। और एक और पैपिली होता है फॉलिएट पैपिली भी होता है, चौथा भी होता है, लेकिन ये 3 मुख्य होता है, तो 3 मुख्य को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और सरकम वेलेट वाला क्या होता है, वी आकार का होता है। देखिए वी आकार की संरचना यहाँ पर ऐसे बना रही है, वी आकार की संरचना ऐसे बना रही है। फंजीफॉर्म वाला क्या होता है, फंजीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए, फंजीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। फिलीफॉर्म में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फिलीफॉर्म में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ज्यादातर स्वाद यहीं से होता है। अब कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स इससे जुड़े हुए हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स में, वो हमें इसको देखना पड़ेगा। इससे 3 क्रेनियल नर्व्स जुड़े हुए हैं। कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स जुड़े हैं, ये एक टेबल बना लीजिएगा। फेशियल और ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व्स, तीनों मिक्स नर्व्स हैं। फेशियल नर्व्स, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व्स। फेशियल चेहरे की मांसपेशियों का नियंत्रण तो करता ही है, फेशियल नाम है, तो जीवा का अगला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है फेशियल से। और ग्लोसोफेरिंजियल जो है निगलने में, स्वाद में, लार ग्रंथि, ये इससे संबंधित है। निगलने में मदद करता है, जीवा में मदद करता है। स्वाद, जीवा का पिछला हिस्सा, इससे संबंधित है। और लार ग्रंथि से भी संबंधित है ये ग्लोसोफेरिंजियल। वेगस नर्व जो है बहुत दूर दूर तक, इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं वेगस नर्व से। हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान तक तो गया ही हुआ है, जिह्वा में भी गया हुआ है। सबसे लंबी क्रेनियल नर्व्स होती है वेगस नर्व्स, सबसे लंबी। तो ये 7वां, 9वां और 10वां, ये ध्यान रखिएगा, 7वां, 9वां और 10वां। अब सवाल है जिह्वा पर कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है, तो मुख्यतः 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है, मुख्यतः। अब इसकी भी व्याख्या में हम लोग जाएंगे, फिर कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, सबका स्वाद तो पता चलता ही है, लेकिन मुख्यतः की चर्चा करें तो मुख्यतः 4 स्वाद का ज्यादा पता चलता है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। कैसे सीक्वेंस में देखिए, मीठा जीवा पे सबसे सामने वाले हिस्से पर मीठे का होता है, फिर उसके बाद नमकीन वाला, नमकीन तो सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं, उसके बाद वाले हिस्से पर नमकीन का होता है, फिर उससे पीछे थोड़ा खट्टे का अनुभव होता है, और कड़वा का अनुभव सबसे गले के पास जो हिस्सा जुड़ा हुआ है जीवा का, वहां पर होता है। इसलिए जब आप कोई नीम वगैरह खाते हैं तो आगे आपको पता नहीं चलता, लगता है गला कड़वा हो गया, कहते गला कड़वा सा हो गया नीम खाने के बाद में, इसीलिए होता है। तो उसका हम लोगों ने बनाया हुआ भी है, देख लीजिए। जैसे मीठे और नमकीन स्वाद जिह्वा के अग्रभाग पर, खट्टे का अनुभव जिह्वा के दोनों किनारों पर यानी बीच वाले हिस्से पर, कड़वे का अनुभव जिह्वा के पीछे वाले हिस्से पर यानी कि गले के पास वाले हिस्से पर। सामान्यतः जिह्वा के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं होती, सामान्यतः कहा गया, इसका मतलब थोड़ी बहुत होती है, इसीलिए वहां पर बात आई थी। ये तस्वीर जो मैंने स्टेटस में लगाया था, ये मैंने पहले ही निकाला था, बनाया था, उसी को लगाया था।
तो यहाँ पर देखिए मीठा वाला लड्डू वगैरह रसगुल्ला का स्वाद यहाँ पर आएगा, जीवा में लगा दिया। और उसके ठीक बाद आपको ये नमकीन वाला हिस्से का यहाँ पर अनुभव ज्यादा होता है, नमक का। नहीं तो कल क्या कीजिएगा, पहले थोड़ा सा मिठाई लीजिएगा, उसको जीभ आप डालिए, देखिएगा, उसके आंख बंद करके कहाँ अनुभव हो रहा है, आगे ज्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, होगा मैंने तो किया था सर ये। क्या था। तो ये अनुभव ज्यादा इसी जगह पर होगा। तो अब जो है जीवा पूरा जीभ में लेने की जरूरत क्या है, जब मिठाई इतना नुकसान करता है और आगे वाले जीवा से ही काम चल जाएगा स्वाद का, तो वहीं टेस्ट करके छोड़ दीजिए, डायबिटीज भी नहीं होगा, स्वाद भी मिल गया, और फिर धो लीजिए जीवा को। ठीक है, अब आते हैं नमकीन वाले पर। नमकीन वाला ठीक उसके बाद वाला हिस्सा होता है, नमकीन साल्ट वाला। खट्टा देखिए, इमली, इमली जैसे आता है बीच वाले हिस्से से निकलना शुरू हो जाता है पानी, लार ग्रंथियां वहां से निकलना शुरू हो जाता है। और कड़वा वाला तो कहते हैं एकदम गला कड़वा हो गया, तो हम लोग बोलने में ही कहते हैं गला कड़वा हो गया। यही अगर एग्जाम में पूछ देना कि जेवा के किस हिस्से पर कड़वे का अनुभव होता है, तो वहां सब लोग भुला जाएंगे कि हम लोग बोलने में कहते हैं अरे मम्मी पापा भाई मेरा गला कड़वा हो गया, वहां भूल जाएंगे। तो अब ध्यान रहेगा, अब ये तस्वीर बना दिया हुआ है, इससे ध्यान में रहेगा। आइए फिजियोलॉजी इसका देख लेते हैं। भोजन लार में घुलता है, टेस्ट बड्स तक पहुंचता है, टेस्ट बड्स स्टिमुलेट होता है, फिर उसमें इम्पल्स पैदा होता है। इम्पल्स जो है क्रेनियल नर्व्स जो सातवां नौवां दसवां है उसके द्वारा मस्तिष्क के स्वाद केंद्र में पहुंचता है। यहाँ स्वाद का विश्लेषण होता है, तो मस्तिष्क बताता है ये रसगुल्ला का स्वाद था, ये स्वाद थोड़ा सड़ा हुआ था, ये खट्टा स्वाद था, ये सब्जी खराब हो गई थी, खट्टे का स्वाद आ गया, वो मस्तिष्क का स्वाद केंद्र बता देता है। कौन सी क्रेनियल नर्व्स कहाँ होती है, तो जीवा के अगले 2/3 भाग पर फेशियल नर्व्स होता है, शुरुआत में 2/3 भाग पर। पिछली 1/3 भाग में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। तालु और ग्रसनी में वेगस नर्व होता है, तालु और ग्रसनी से वेगस नर्व्स द्वारा स्वाद संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। तीनों क्रेनियल नर्व्स के स्वाद फाइबर मेडुला ऑब्लंगटा के न्यूक्लियस सोलिटेरियस में समाप्त होता है, ध्यान रखें। तीनों जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसके जो स्वाद वाले फाइबर है, फाइबर मतलब वो धागा है, स्वाद वाला जो धागा है वो नली है, वो कहाँ पर जा रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा ढूंढिएगा कहाँ है, उसके जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस सोलिटेरियस में जाके वो समाप्त होता है। और यहाँ से एक्सॉन्स जो है थैलेमस की ओर जाता है, वहां से एक्सॉन्स फिर उससे जुड़ जाता है, वो थैलेमस की ओर जाता है, और फिर वो स्वाद केंद्र में जाएगा। लेकिन स्वाद केंद्र होता कहाँ है, ये प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स के पेराइटल लोब में होता है। पेराइटल लोब कौन सा है, पेराइटल लोब, पेराइटल लोब। हाँ वंदना जहाँ जी मांग बताइए। निकालते हैं, जी जहाँ सर, मांग फ्रंट निकालते के हैं। ऊपर। क्राउन वाला हाँ हिस्सा सर। क्रॉन वाला हिस्सा पेराइटल लोब, ये ध्यान रखिएगा। इसका एक अलग से टेबल बना सकते हैं, जो इस बार तो मैं नहीं बना पाया, वो छोटा टेबल एकदम सारे केंद्र का अलग से बन, एक तस्वीर मैंने निकाली हुई लास्ट में, वो दिखाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं उस तस्वीर को। आते हैं हम लोग स्किन पर। अब त्वचा में स्पर्श और संवेदन की बात आती है, तो त्वचा से स्पर्श, दाब, पीड़ा, वेदना, सर्दी गर्मी सबका ज्ञान होता है, सब लोग जानते हैं, क्या है इसमें उलझना। पूरे शरीर पर यानी सबसे ज्यादा हिस्सा इसी का होता है, आंख तो इतने में सिमट गया, पूरे शरीर पर त्वचा है, बस कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हिस्सा घेर करके त्वचा ही रखता है। तो त्वचा पूरे शरीर पर फैला हुआ है, और इसमें नर्व्स के एंडिंग पॉइंट्स का जाल फैला होता है पूरे शरीर पर। रिसेप्टर्स फैले होते हैं पूरे शरीर पर, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और उसको मस्तिष्क में पहुंचाता है। स्पर्श वाले केंद्र में पहुंचाएगा, दाब वाला केंद्र में पहुंचाएगा। रिसेप्टर्स भी अलग अलग होते हैं, इनकी रचना में भी भिन्नता होती है, यानी किसी खास संवेदना को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स अलग ही होते हैं, एक तरह के होंगे। यानी कि कोई रिसेप्टर्स तो सिर्फ ये बताएगा कि टच करने वाला, कोई बताएगा कि अगर चुभाया पेंसिल तो पेंसिल चुभाने वाला, दाब वाला अलग, सर्दी गर्मी वाला अलग। इसीलिए हर जगह सर्दी गर्मी नहीं लगती, कान में ज्यादातर नीचे जो है बहुत पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर बहुत पता चलता है, जल्दी गर्मी ठंड लगती है। चेहरे पे इतनी ठंड नहीं लगती है जल्दी। तो त्वचा पर हर जगह संवेदना का अनुभव एक जैसा नहीं होता है, यानी कि चेहरे पर सारी संवेदना का एक जैसा अनुभव नहीं होगा। तो कैसे होगा, विशेष वाला थोड़ा सा देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। विशेष स्पर्श की संवेदना बिंदु, टेक्टाइल स्पॉट कहते हैं इसको, ये इसमें इससे जुड़ा हुआ है स्पर्श कनिकाएं।
स्पर्श की संवेदना बिंदु अलग होते हैं, उससे स्पर्श कनिकाएं जुड़ी होती हैं। फिर वार्म स्पॉट अलग होता है ताप बिंदु। ताप बिंदु से गोल्जी मेजोनी रफीनी जुड़ा होता है। गोल्जी मेजोनी और रफीनी ये दो जुड़ा होता है। ये रिसेप्टर्स हैं। क्या है? स्पर्श कलिकाएं क्या है? रिसेप्टर्स हैं। गोल्जी मेजोली क्या है? रिसेप्टर्स है। रफीनी क्या है? रिसेप्टर्स है। तो ताप वाले जगह पे ये रिसेप्टर्स होते हैं। जहाँ ठंडे का अनुभव ज्यादा होता है वहां पर बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्रॉस नाम का रिसेप्टर्स होता है। दाब बिंदु प्रेशर स्पॉट होता है। प्रेशर स्पॉट से कौन से रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं? पैसेनियन कनिकाएं जुड़ी होती है। पैसेनियन कनिकाएं। और कार्पल्स और रफीनी भी जुड़ा होता है दाब बिंदु से। कार्पल्स ऑफ क्रॉस भी जुड़ा होता है दाब बिंदु से, प्रेशर स्पॉट से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको बताना जरूरी था। अब त्वचा के हम लोग आते हैं, कितने लेयर्स होते हैं। त्वचा त्वचा के 3 लेयर होते हैं। एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है और हाइपोडर्मिस होता है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अगर इसमें देखें तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है जो दिखता है जनरली हम लोगों को, वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस देख करके काला है कि गोरा है, सफेद है, क्या है, रफ है, स्मूथ है, हम लोग पता लगाते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा होता है जिसमें देखिए ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत होता है, बाल वगैरह यहीं से निकल करके बाहर जाएगा, वो डर्मिस वाला हिस्सा होता है। बीच वाला सबसे मोटा हिस्सा होता है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है हाइपोडर्मिस, उसमें देखिए फैट कितना ज्यादा है, गद्दीदार होता है। फैट का लेयर इसमें बहुत ज्यादा, हड्डियों को ये बहुत सुरक्षित रखता है। ये हाइपोडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ईडी क्या हो गया इसका? निमोनिक कुछ बैठ रहा है क्या? EDH, EDH कुछ मजा नहीं आया, चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, कहीं मोटी कहीं पतली होती है। जल जीवाणु कुछ रासायनिक पदार्थ एपिडर्मिस को पार नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं पानी का छींटा हम मारे तो अंदर घुस जाएगा पानी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तेल से जब मालिश करते हैं तेल अंदर जरूर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा एपिडर्मिस होता है इसमें तेल तो चला जाता है अंदर, इसको ये अवशोषित कर लेता, लेकिन पानी को, कुछ रासायनिक पदार्थ को, जीवाणु को नहीं कर पाता। एपिडर्मिस के भी 4 परतें होती हैं। इतना पतला होता है, उसके भी 4 परत होता है। सल्की परत, स्वच्छ परत, कणिकामय परत और प्रारोही परत होता है। हाँ वंदना जी बताइए। जी सर, उसको कह सकते हैं ईडी है। ईडी है, हाँ EDH हो गया ना। जी, एडी, ईडी, ईडीएच यानी ईडी है। ईडी है, एच ठीक से है है। ये भी। हाँ, एच से है। हाँ ईडी है, ठीक है, सुंदर। आइए, एपिडर्मिस में ही वर्णक कोशिकाएं होती है जिससे हमारा रंग का पता चलता है। और वर्णक कोशिकाएं जो होती है यानी उसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, मेलानोसाइट्स। और उससे मेलेनिन नामक पिगमेंट बनता है। यानी वर्णक कोशिकाएं जिसको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, उससे मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनता है। और मेलेनोसाइट्स जो है जितनी ज्यादा होती है त्वचा का रंग उतना ही गहरा होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा मेलेनिन बनाएगा वो। तो साउथ अफ्रीका में ज्यादा होता है उन लोगों के, हम लोगों को उससे कम होता है। और इंग्लैंड वालों का उससे भी कम होता है, सबसे कम होता है। जैसे इनको कहेंगे आप, डोनाल्ड ट्रंप जी को, उनके जो है ना मेलेनोसाइट्स बहुत कम है, तो रंग जो है उनका फेयर है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, जितना ज्यादा मेलेनोसाइट्स होगा चेहरे पर, इसकी कमी से संख्या कम होगी तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। यानी कि कहते हैं ना गोरा रंग हो गया, गोरा चेहरा काला चेहरा, इससे होता है। तो बताइए, गोरा काला वो लोग कहते हैं कि गोरा है काला, तो जिनके पास ज्यादा है वही बढ़िया हुआ ना। फिर भी वो कहते हैं हम तो गोरे हैं तुम काले हो। तो हमारे पास तो मेलेनोसाइट्स ज्यादा है, आपके पास कम है, तो धनी हम हुए कि आप हुए बताइए। मेलेनोसाइट्स हमारे पास ज्यादा है। अब देखिए मेलेनोसाइट्स का क्या फायदा होता है ज्यादा होने का। वर्णक कोशिका यानी मेलेनोसाइट्स जो है सूर्य की किरणों का अवशोषण करता है, और यही सूर्य की तेज किरणों से त्वचा की रक्षा भी करता है। त्वचा की रक्षा करता है, उन लोगों की त्वचा में तुरंत जो है एकदम लाल लाल चकत्ता हो जाता है। आते हैं हम दूसरे लेयर में, डर्मिस पर। डर्मिस का निर्माण क्या होता है? डर्मिस का निर्माण कोलेजन में प्रत्यास्थ संयोजी से होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से होता है। कोलेजनस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से डर्मिस का निर्माण होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, सबसे मोटा हिस्सा। क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी होंगी, इसमें इसमें थोड़ा फैट्स भी होगा, इसमें थोड़ा बालों का भी रूट होता है इसमें, तो बहुत सारी चीजें होती है।
इसमें रेटिकुलम और इलास्टिक तंतुओं का भी समावेश होता है। डर्मिस में ही आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, इसी में फैट सेल्स भी होता है, माइक्रोफेजेस भी होता है। माइक्रोफेजेस क्या होता है? जो रक्षा करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है माइक्रोफेजेस। बड़े आकार का सफेद रक्त कोशिका होता है जो रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? यह मुख्य रूप से कोलेजन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का निर्माण करता है ये फाइब्रोब्लास्ट, और जो शरीर के अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, घाव को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटा मोटा घाव जो भर जाता है तो इसी भाई साहब की वजह से भरता है, फाइब्रोब्लास्ट की वजह से भरता है। आइए, इसको नोट में लिखना जरूरी था, तो समझते है क्या है। साथ ही डर्मिस में ही, डर्मिस बीच वाला हिस्सा है हमारा, इसमें लसिका वाहिकाएं होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है, और कौन कौन सी चीजें होती है देखिए। लिम्फेटिक वेसल्स होता है, तंत्रिका के अंतिम भाग यानी नर्व्स का एंडिंग पॉइंट्स होता है, सिवेसियस ग्लैंड भी होता है इसमें जो सीबम उत्सर्जित करता है, सीबम का सिक्रेशन करेगा। इसमें एडिपोज टिश्यू भी होता है, वसा उत्तक एडिपोज टिश्यू भी होता है, कुछ अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी भी इसमें होता है। सिवेसियस ग्लैंड्स हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि सीबम का जो है ये स्राव करता है मोमी पदार्थ का, हम लोगों ने कान में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ था। साथ ही इसी में बीच वाले डर्मिस वाले में ही हेयर फॉलिकल भी होता है, श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स भी होता है, ब्लड वेसल्स तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया था। हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, मतलब ज्यादातर चीजें इसी में होती है। विटामिन डी का निर्माण इसी डर्मिस में होता है, डर्मिस में विटामिन डी का निर्माण होता है। कैसे? सिवेसियस ग्लैंड जो है उससे स्रावित होता है सीबम, सीबम में एर्गोस्टेरॉल नाम का केमिकल होता है, ध्यान रखिएगा, एर्गोस्टेरॉल, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। एर्गोस्टेरॉल जो है वो सूर्य के प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सूर्य के प्रकाश में, खास करके अल्ट्रावायलेट रेज, उसके संपर्क में जब आता है एर्गोस्टेरॉल, तब वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। तो क्या होता है? सीबम, सीबम से जो, सीबम में जो केमिकल होता है एर्गोस्टेरॉल, उसका जब अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में संबंध बनता है, संपर्क में आता है, तो विटामिन डी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब धूप में बैठेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। साथ ही ये सीबम स्किन और बालों को चिकना भी बनाए रखता है, ये जीवाणु नाशक के रूप में भी काम करता है। तो हमारे यहाँ धूप ज्यादा होती है, जहाँ ठंडा ठंडा प्रदेश है वहाँ धूप कम होती है, तो उनके तो विटामिन डी भी कम ही बनता है। ये भी हमारे लिए एक फायदेमंद चीज है। निचला हिस्सा है हाइपोडर्मिस, त्वचा का सबसे अंदरूनी लेयर है ये, और ये सब क्यूटेनियस जो टिश्यूज है उससे बना होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यूज से। इसी को सुपरफिशियल फेसिया भी कहते हैं, हाइपोडर्मिस को। अगर सुपरफिशियल फेसिया आ गया कहाँ से संबंधित है? तो सबसे निचले लेयर से संबंधित है। ये इंसुलेटर का काम करती है और उसी की वजह से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और हड्डियों को बाहरी झटकों से भी बचाता है, लास्ट वाला जो लेयर होता है, क्योंकि उसमें फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं इसीलिए। साथ ही त्वचा के और उपांग भी होते हैं, इतना तो 3 लेयर हमने देखा है। जैसे बाल है, बालों के बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है। बाल त्वचा का जो बाहर जो निकला है वो बाहरी जो त्वचा आपकी होती है उसी का मॉडिफाइड रूप कहा जाता है हेयर को, लेकिन ये अंदर तक धसा होता है, जितना बाहर होता है उससे ज्यादा अंदर होता है। बालों के हेयर फॉलिकल्स मुख्य रूप से किस में होते हैं? दूसरे लेयर्स में। और दूसरा लेयर क्या है? ये दूसरा लेयर होता है डर्मिस का। हर बाल एक रोमकूप यानी कि हेयर फॉलिकल में रहता है। हेयर फॉलिकल क्या होता है? रोमकूप, कूप का मतलब ही हो गया अड्डा, ये जो है ये रोमकूप कहाएगा, ऐसे ये रोमकूप हो गया। रोमकूप के बेस में, यानी ये जो रोमकूप, अगर इसको ऐसे करके बनाए, ये रोमकूप हो गया, तो उसके बेस में, ये वाला हिस्सा बेस हो गया, बेस में कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसको हेयर बल्ब कहते हैं। यहाँ पर हेयर बल्ब होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसी हेयर बल्ब की कोशिकाओं में वृद्धि होने से बाल बन जाता है। इसको, इसकी तस्वीर भी है, चिंता मत कीजिए। इसी में क्या होता है, हेयर बल्ब्स की कोशिकाओं में जब वृद्धि होती है तो बाल बनता है। कैसे बनता है? तो हेयर फॉलिकल के तल में, बेस में शंकु यानी कि कोण के आकार का छोटा उभार होता है, ऐसे होता है।
ये ऐसे जाएगा, तो ये कोन के आकार का, ये जो है ना, ये कोन के आकार का ये शंकु बना होता है, और इसको कहते हैं अंकुरक। इसमें ब्लड वेसल्स होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स है तो जाहिर तौर पर है यहाँ पर हमें पोषक तत्व भी यहाँ तक मिलता है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ हुआ, और ब्लड जब वहां आता है पोषक तत्व मिलता है, तो इनके ब्लड से ही बाल का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है बाल का डेवलपमेंट, इस तस्वीर को हम लोग आएंगे, पहले इसको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हेयर बल्ब की कोशिकाओं के विखंडन होने से, यानी हेयर जो बल्ब है उसमें कोशिकाओं को पोषण मिलता है, तो एक कोशिकाएं मल्टीपल हो जाती हैं, कई कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होंगी तो उसका जो कवर है, खोल है, उसमें मान लीजिए यहाँ संख्या बढ़ने शुरू हो जाएगी कोशिकाओं, क्या होगा, ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ धकेलेंगी पहले वाली कोशिकाओं को, नई वाली नीचे बनता जा रहा है, नीचे वाला जो है ऊपर होता जा रहा है, ऊपर होता जा रहा है, ऊपर वाला और ऊपर होता जा रहा है। ये कोशिकाएं ऊपर की ओर धकेली जाती है, ऊपर की ओर धकेली जाएंगी तो ये बाल के रूप में ऊपर आ जाता है, बाल के रूप में आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, नीचे तो ब्लड वेसल्स बढ़िया से है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ब्लड वेसल्स कम होता जाएगा, तो इनको पोषण कम मिलता जाएगा। पोषण कम मिलेगा तो ये जो निकल रहा है, ये बाल बेचारा जा रहा है, पोषण कम हो गया उसको, तो धीरे धीरे मृत हो जाती है। तो मृत होकर टूटती नहीं है, क्योंकि ये केराटीन में बदल जाते हैं, मृत कोशिकाएं केराटीन में बदल जाती हैं। और केराटीन से मिला होता है सिबेशियम ग्लैंड, सिबेशियम ग्लैंड मिला होता है, और सिबेशियम ग्लैंड उसमें जो है सीबम छोड़ता रहता है। तो बाल जो है चिकना क्यों रहता है, किसी का भी बाल देखेंगे जनरली चिकना होता है, क्योंकि सीबम उसमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें तस्वीर में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, इसको देखिए, ये हेयर बल्ब हो गया, ये हेयर हेयर बल्ब हो गया, और ये हेयर पेपिला हो गया। हेयर पेपिला कहते हैं ये जो कोन निकला हुआ, इसको हेयर पेपिला कहते हैं। यहीं पर जो है कोशिकाएं बढ़ रही हैं, हेयर बल्ब में से ढेर सारी कोशिकाएं हैं, यहाँ तक आपके ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स का जाल यहाँ हेयर बल्ब में फैला हुआ है, यहाँ कोशिकाएं बढ़ रही हैं, और पहले वाली कोशिकाओं को ऊपर धक्का देती जा रही है, पहले वाली कोशिकाएं बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखिए सिवेसियस ग्लैंड यहाँ पर है, सिवेसियस ग्लैंड देखिए, इससे हेयर फॉलिकल से मिला हुआ। हेयर फॉलिकल क्या है, ये पाइप रूपी संरचना जो है, इसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। पाइप रूपी संरचना हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल से जुड़ा हुआ है सिवेसियस ग्लैंड, और यहाँ पर आकर के तो जो है बाल मृत हो जाता है, केराटिन का बन जाता है, बाल अब बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, लेकिन इस बाल में जो है सीबम है, सीबम की वजह से चमकीला होता है, सीबम की वजह से ये चमकीला होता है। ठीक है, और उस बाल को, मृत बाल को क्या कहते हैं, केराटीन कहते हैं उसको, मृत कोशिकाएं हो जाते हैं उसको केराटीन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हेयर फॉलिकल और हेयर बल्ब दोनों में क्या अंतर है, हेयर फॉलिकल हेयर बल्ब में, तो हेयर फॉलिकल तो हो गया आपका ये पाइप रूपी संरचना, और इसका अंतिम वाला हिस्सा जो होगा, इसका अंतिम हिस्सा जो ऐसे बल्ब रूप में फूला हुआ हिस्सा होगा, ये फूला हुआ हिस्सा हेयर बल्ब हो जाएगा, यही अंतर है। ठीक है, फूला हुआ हिस्सा हेयर बल्ब है, और पूरी जो संरचना ऊपर हो गई वो हेयर फॉलिकल है। अब एक और चीज है नाखून, ये भी आपको स्किन का ही पार्ट माना जाएगा, नाखून को हड्डी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये एपिडर्मिस जो ऊपर वाला लेयर, उसी में उत्पन्न होता है, और ये केरोटीन का ये भी बना होता है, यानी मृत कोशिका है। केरोटीन जो ऊपर हम लोगों ने बाल पढ़ा, केरोटीन का बेसिकली इसमें प्रोटीन का अंश होता है, और नाखून के संदर्भ में देखें तो ये भी प्रोटीन का अंश होता है। प्रोटीन के दो भाग होते हैं, सजीव और निर्जीव होता है। नखमूल रूट ऑफ नेल जो है वो सजीव होता है, और नेल ऑफ बॉडी जो है वो निर्जीव होता है, यानी नीचे का हिस्सा रूट हो गया वो सजीव है, ऊपर का हिस्सा निर्जीव होता है। इसीलिए इसको अगर थोड़ा सा नाखून से खरोचे भी तो कुछ पता नहीं चलता है, और थोड़ा सा बाहर चला गया अगर उसको काट भी दे तो पता नहीं चलता है, लेकिन ऊपर वाला मत काटिएगा, खरोचे कहीं नीचे रूट नेल पर पहुंच गया तो ब्लड भी निकल सकता है। त्वचा के कार्य क्या क्या होते हैं, रक्षा करना, प्रोटेक्टिव एक हो गया, शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है, उत्सर्जन होता है, जनरल सेंसेशन आपको हो तो जनरल सेंसेशन का भी आपको अनुभव कराता है, सिक्रेशन भी करता है पसीना वगैरह का, साथ ही सीबम का भी सिक्रेशन करता है कई बार, ताकि कान में या हमारे स्किन पर जो है चिकनाई बनी रहे। वाटर बैलेंस करता है, नहीं तो पता चला वाटर बैलेंस नहीं करेगा, धूप में गए सारा पानी धूप सोख लिया कपड़े की तरह, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस
छिलके की वजह से, स्किन की वजह से हम लोगों का पानी पूरा बाहर नहीं निकलता है। अम्ल क्षार का संतुलन भी होता है, एसिड बेस का बैलेंस भी करता है ये स्किन। संश्लेषण सिंथेसिस में भी भूमिका निभाता है, स्टोरेज का भी काम करता है। फैट जमा हो जाता है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारा फैट लेकर घूमते हैं। अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, तेल मालिश करते हैं कितना एब्जॉर्प्शन होता है। त्वचा में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स भी कौन से, जैसे दबाव वाले रिसेप्टर्स, तापमान वाले रिसेप्टर्स होते हैं, दर्द वाले, स्पर्श वाले, सब अलग अलग रिसेप्टर्स ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये होते हैं। यह सिग्नल को रीढ़ की हड्डी से होते हुए मस्तिष्क के सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचाता है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स देखिए कहाँ पर होता है, ये वाला जो हिस्सा ब्लू वाला हिस्सा है, ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ पर जाकर के आपको पहुंचाता है, यानी कोई टच वगैरह दर्द होता है तो यहाँ बीच में होता है यहाँ पर। तो कहाँ अब एग्जाम में आएगा तो कहाँ, तो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। आइए, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के बारे में, यह मस्तिष्क का वह प्रमुख क्षेत्र है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त स्पर्श, दर्द, तापमान, दबाव जैसी संवेदी जानकारी को प्रोसेस और उसकी व्याख्या करता है। यह मस्तिष्क के पेराइटल लोब में स्थित होता है, पेराइटल लोब में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ हमारा सेंस ऑर्गन कंप्लीट हो गया।